हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मेटाफिजिकल पोएट जॉर्ज हर्बर्ट और जो भी बाकी के बच गए हैं उनके बारे में। जॉन डन के बारे में हमने पहले वीडियो में कर लिया था, तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं जॉर्ज हर्बर्ट की। रिलीजियस पोएट माने जाते हैं। इनकी पोइट्री में रिलीजन का इन्फ्लुएंस काफ़ी देखा जाता है। जॉर्ज हर्बर्ट वॉज बोर्न इन Montgomery, Powys, Wales in April of 1593. His parents were Richard Herbert and Magdalen Herbert, ये इनकी मदर का नाम है, and he was one of 10 children born to the couple. He grew up in a very affluent household that was close to both the national and local governments. At one point, his father was a member of parliament as well as a justice of peace. तो ये पार्लियामेंट के मेंबर भी थे और जस्टिस भी थे. For a time, Richard Herbert served as a high sheriff and custos protolorum or keeper of the rolls in Montgomeryshire. ये एक जगह का नाम है Montgomeryshire. तो कीपर ऑफ द रोल्स थे. Herbert's mother was inclined to a more artistic life. She was a patron and close friend of poet John Donne. जॉन डन और जो भी दूसरे उस टाइम के प्रोमिनेंट पोइट्स थे, राइटर्स थे, उनके काफ़ी क्लोज थी इनकी जो मदर थी, जॉर्ज हर्बर्ट की मदर. डन वॉज मेड हर्बर्ट गॉड फादर आफ्टर द डेथ ऑफ रिचर्ड हर्बर्ट. तो जॉन डन को जॉर्ज हर्बर्ट ने अपना गॉड फादर बनाया था जब उनके फादर की डेथ हो गई थी. तो द चिल्ड्रन वर प्राइमरीली रेज्ड बाय देयर मदर who spent a great deal of time worrying about their education. When he was 12-year-old, Herbert entered Westminster School as a day pupil. तो मतलब पहले ये दिन दिन में ही पढ़ाई के लिए जाते थे, बाद में ये वहाँ रहने लग गए, स्कॉलर बन गए थे, residential scholar, and was admitted to Trinity College, Cambridge in 1609. It was from here that he graduated with a bachelor's and master's degree. He graduated in 1616. तो 16 में वो ग्रेजुएट हुए एट द एज ऑफ 23. आफ्टर हिज टाइम एट यूनिवर्सिटी ही वॉज इलेक्टेड ए मेजर फेलो ऑफ द कॉलेज एंड वॉज अपॉइंटेड रीडर इन रेटोरिक. थ्रू आउट हिज ईयर्स ऑफ एजुकेशन ही डिवोटेड a great deal of time studying Latin and Greek. These skills allowed him to attain the post of university's public orator. तो इनको लैटिन आती थी, ग्रीक आती थी, इसलिए उनको यूनिवर्सिटी में पब्लिक ओरेटर की पोस्ट मिली थी. ही रिमेन्ड इन दिस रोल until 1627 तक ये इसी पोस्ट पर रहे. जॉर्ज हर्बर्ट was a very religious man whose poetry was not appreciated until long after his death. इनकी जो वर्क है वो पब्लिश नहीं हुए थे. इनके लाइफ टाइम में इनको इतनी पॉपुलरिटी नहीं मिली थी. इसके जब इनके वर्क पब्लिश हुए उसके बाद ये काफ़ी पॉपुलर हो गए थे. हिज बेस्ट नोन पोम सच एज द कॉलर एम्प्लॉय ए स्पेसिफिक शेप इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर टेक्स्ट, समथिंग नोन एज शेप पोइट्री. इनकी जो पोइट्री थी वो मतलब लिखने में भी एक शेप बनाती थी. जैसे ईस्टर विंग्स है तो उसमें ऐसे लिखता था जैसे बर्ड के विंग्स बने हैं. द टेम्पल है, इनकी अलग अलग शेप थी. जो टेक्स्ट का अरेंजमेंट था उनसे एक शेप बनती थी. He wrote for everyday people as well as for the clergy to whom he offered advice. In 1633 he published The Temple. The Temple ये इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है जॉर्ज हर्बर्ट का, और काफ़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि स्टेप टू द टेम्पल एक और वर्क है, स्टेप्स टू द टेम्पल, और ये है रिचर्ड क्रैशो का. और जो सिंपल द टेम्पल है वो जॉर्ज हर्बर्ट का है. सेक्रेड पोम एंड प्राइवेट इजैक्यूलेशन विच वॉज प्रिंटेड in the 8 different edition before 1690. Like most of Herbert's poems, these are on a religious theme. He proceeds through the book from the front of the church to the altar to the sacrifice of his work. It has been said that there is a true closeness to God. और 1633 में इनकी डेथ हो गई थी कंजप्शन से. ऑन हिज डेथ बेड, जब ये अपने डेथ बेड पे थे तो इन्हें अपनी वर्क की मैन्युस्क्रिप्ट भेजी थी जो जिसका मेन टाइटल था द टेम्पल, अपनी क्लोज फ्रेंड निकोलस फेरार को पब्लिश करने के लिए. ही डाइड ऑफ कंजप्शन इन 1633 एट द एज ऑफ 40. तो बहुत अर्ली एज में इनकी डेथ हो गई थी. द बुक वॉज पब्लिश्ड इन द सेम ईयर. उसी टाइम इनकी बुक पब्लिश हो गई थी. द टेम्पल मेट विद इनॉर्मस पॉपुलर एक्लेम. इट वॉज reprinted 20 times in 1680. By 1680 the temple had gone through 13 printings. बाद में इसकी बहुत सारी वो प्रिंट निकले बुक के. 13 टाइम्स इसको प्रिंट किया गया था, 20 टाइम्स इन 1680 में. अब हम बात करते हैं इनकी जो कुछ फेमस पोम्स हैं उनके बारे में. द ऑल्टर,
is a devotional poem that depicts the speaker's desire to make a sacrifice similar to Christ. तो क्राइस्ट की तरह sacrifice इसमें दिखाया गया है. This poem is one of several that Herbert wrote that depicts an image in the arrangement of the text. तो इसमें भी टेक्स्ट का एक अरेंजमेंट दिखाया गया जो एक पर्टिकुलर शेप बनाता है. In this case, an altar, the poem describes the metaphorical process of building an altar out of one's heart. The speaker depicts how one move at a time is going to create an altar to God built from his own body. उसके बाद इनकी नेक्स्ट पोएम है द फ्लावर. Flower focus on the seasons and how transition change, how the speaker experiences religion and God. Spring is a time of year that brings with it great emotional peace and happiness. तो spring क्या represent करता है? Emotional peace and happiness. But as winter approaches, the speaker, like a flower, withers up and has to work harder to maintain his faith. उसके बाद next है The Collar. The Collar is an interesting poem that suggests that life as a religious man was not as easy for Herbert as other poems suggest. In it की जो priest की या religious person की life होती है वो इतनी easy नहीं होती है. In it the priest collar is presented as a symbol of restraint. He is living in a prison, disown belief and wants to find a way out of it. Eventually God speaks to him and calms him down. उसके बाद इनकी next poem है The Pulle. Describes the story of creation and the moment in which God choose to give humankind knowledge. तो इसमें क्या होता है कि गॉड ने humankind को चूज किया है, उसको नॉलेज दिया एज वेल एज विजडम और ब्यूटी भी दी. लेकिन एक चीज़ जो गॉड ने ह्यूमन को नहीं दी वो क्या है? रेस्ट. He choose to keep it close so that when human being gets weary they turn to God. अब उसके बाद लास्ट है ईस्टर विंग्स. Easter Wings is another religious poem in which the speaker discusses the fall of man and his own desire to do better. This poem is laid out in the shape of a bird's wings, a technique that Herbert enjoyed employing. In the text, the speaker describes man's foolishness in the Garden of Eden and how he does not like being stuck in the darkness. He asks God that he be able to rise up into the light. तो इसमें man of fall, the fall of man दिखाया गया है and his own desire to do better. जो ईडन और ईव का था जो गार्डन था उसके बारे में बताया गया है. और ये इस तरह की पोइट्री, इसमें ये विंग्स एक बर्ड के विंग्स की तरह है, ये जो शेप है इसकी, तो इसीलिए इनकी पोइट्री में शेप दिखी जाती है. शेप पोइट्री है इनकी जो पोइट्री है. उसके बाद हम बात करते हैं हेनरी वोगन की. हेनरी वोगन का बर्थ हुआ था 1621 में, डेथ हुई थी 1695 में. इनके वर्क के नाम ही आप याद रख लो, इतना ही काफ़ी है. ये वेल्स के हैं, वेल्स से हैं, मेटाफिजिकल पोइट हैं, ऑथर हैं, ट्रांसलेटर हैं और फिजिशियन हैं. तो इनका ये साइलेक्स सेंटिलेंस ये एक इम्पोर्टेंट वर्क है और एक है द रिट्रीट. बाकी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इन वर्क के नाम ही आपको बताना चाहिए. और एक ट्रांसलेशन है इनका 10th स्टायर ऑफ जोएनएल का. और इनका जो रिट्रीट है इसको 20th सेंचुरी के नॉवलिस्ट हैं फॉरेस्ट रेड. फॉरेस्ट रेड ने अपनी एक ट्रायोलॉजी में उन्होंने नॉवल लिखे थे, ये नॉवलिस्ट हैं. इनकी एक ट्रायोलॉजी थी, तो उस ट्रायोलॉजी में इन्होंने उस ट्रायोलॉजी की जो सेकंड बुक थी, जो सेकंड पार्ट था, उसमें द रिट्रीट टाइटल लिया है हेनरी वोगन के वर्क से. फॉर द सेंट्रल नॉवल ऑफ ए ट्रायोलॉजी ऑन चाइल्डहुड एंड द लॉस ऑफ इनोसेंस 1936 का वर्क है ये. उसके बाद है रिचर्ड क्रैशो. जैसे जॉर्ज हर्बर्ट का वर्क था द टेम्पल, सेम थोड़ा सा मिलता जुलता टाइटल है. इनके वर्क का भी स्टेप्स टू द टेम्पल एंड द डिलाइट्स ऑफ द म्यूजेज, ये बस एक ही इनका इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है. तो इनकी एजुकेशन हुई थी डिग्री फ्रॉम पेम्ब्रोक कॉलेज एट कैम्ब्रिज, और ही रिसीव्ड अ फेलोशिप एट पीटर हाउस कॉलेज इन 1637 एंड अ मास्टर्स ऑफ आर्ट्स डिग्री द फॉलोइंग ईयर. He remained there until 1644 when he was forcibly evicted because of his Catholic belief. ये कैथलिक थे. Afraid of being imprisoned or even executed on the grounds of heresy, Crassus fled to France. ये फ्रांस भाग गए थे कि यहाँ पे इनको कोई एग्जीक्यूट न कर दे. Confusion of the English Civil War where he was fully converted to Roman Catholicism. और इब्राहिम कावली इनके फ्रेंड थे. इसके बाद बात करते हैं एंड्रयू मॉरवेल. एंड्रयू मॉरवेल काफ़ी इंपॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोइट माने जाते हैं. इनका बर्थ हुआ था 1621
से 1678। तो 1621 में उस टाइम जेम्स फर्स्ट थे, उनका रेन था, फिर 25 तक, और 25 के बाद चार्ल्स फर्स्ट आ गए। तो एक तरह से इन्होंने जेम्स फर्स्ट का भी टाइम पीरियड देखा है, चार्ल्स फर्स्ट का भी देखा है, और ओलिवर क्रॉमवेल आए थे जो इंटररेगनम या कॉमनवेल्थ टाइम पीरियड था वो भी देखा, और रेस्टोरेशन में आते आते इनकी डेथ हो गई थी। इनके इम्पोर्टेंट वर्क है, ये जॉन मिल्टन के काफ़ी अच्छे फ्रेंड और कलीग थे। जॉन मिल्टन भी जो कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट थी या ओलिवर क्रॉमवेल थे उनके डिफेंडेंट थे, उनके फेवर में थे, मोनार्की के फेवर में नहीं थे। और एंड्रयू मॉरवेल भी उन्हीं के फेवर में थे। तो उन्होंने एक ओड लिखी थी, होरेशियन ओड, ओलिवर क्रॉमवेल के रिटर्न पे, जब रिटर्न हुआ था उनका, एन होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, 1650 में उन्होंने ये लिखी थी। His poem include To His Coy Mistress, The Garden, and Horatian Ode upon Cromwell's Return from Ireland। तो ये To His Coy Mistress ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये होरेशियन ओड है। और 3 टाइप्स की होती हैं, होरेशियन, पिंडारिक और इरेगुलर ओड। One of the English metaphysical poets, educated in Cambridge, he worked as a clerk, travelled abroad, and returned to serve as tutor to Lord Fairfax's daughter in Yorkshire। तो लॉर्ड फेयरफैक्स की डॉटर को ये पढ़ाते थे, ट्यूटर थे, वो पार्लियामेंट्री जनरल थे नन एपल्टन में। तो इसी पे एक वर्क लिखा था इन्होंने, अपॉन एपल्टन हाउस, द गार्डन, एज वेल एज हिज सीरीज ऑफ मूवर पोम्स। इन 1657 ही वॉज अपॉइंटेड जॉन मिल्टन्स असिस्टेंट इन द लैटिन सेक्रेटरीशिप, एंड इन 1659 ही वॉज इलेक्टेड टू पार्लियामेंट, वेयर ही सर्व्ड अंटिल हिज डेथ इन 1678। इन्होंने क्या किया था कि, और ओलिवर क्रॉमवेल के रिटर्न पे ये होरेशियन ओड लिखी थी, और उनके जो वार्ड थे क्रॉमवेल के, विलियम डटन, उनके भी ये ट्यूटर थे। द फर्स्ट एनिवर्सरी 1655 एंड ऑन द डेथ ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल 1659 शोड हिज कंटिन्यूड एंड ग्रोविंग एडमायरेशन फॉर क्रॉमवेल। तो ये लास्ट तक ओलिवर क्रॉमवेल को एडमायर करते रहे थे। तो आज हमारे जो मेटाफिजिकल पोएट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।